नमस्कार, मैं चंदन कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अर्नब ग्रुप एंड फाउंडेशन में। यदि हमारी आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नए लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए हमारे बेल आइकन पे क्लिक करें। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, मैं आज बता दूं कि आपको मैं क्या टॉपिक्स कवर करूंगा इस वीडियो के द्वारा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं MS एक्सेल, जो कि आपका MS ऑफिस का एक भाग है। तो आइए हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की ओर कि क्या है एक्सेल के बहुत सारे फीचर्स है जो मैं बताऊंगा आज आपको। तो ध्यान दें हमारे स्लाइड्स पे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन पहले लिख रखा है कि क्या है। तो ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रिएट बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट यूज सेपरेट शीट टू ऑर्गेनाइज नंबर एंड डेटा with formula and function. Excel analysis is around the world and used to business of all size to परफॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस। दैट मीन्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक टॉपिक्स में, इस टॉपिक में यहाँ पर जो है यूज टू सेपरेट सीट, मतलब यूजेज जो हम लोग करते हैं एक्सेल में वो एक सेपरेट सीट होता है, सेपरेट सीट। दैट मीन्स वो सीट में आपका रॉ और कॉलम्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। आप उस पर हर एक सीट पे, हर एक कॉलम्स पे अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज नंबर एंड डेटा, दैट मीन्स नंबर और डेटा दोनों आप इनपुट करके काम करा सकते हैं। अल्फाबेटिकल भी यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा भी आप यूज कर सकते हैं। आपको जिस हिसाब से, आपके हिसाब से है वो आप उसके बीच में आप कर सकते हैं। अब आते हैं कि फॉर्मूला एंड फंक्शन। बेसिकली मैं बता दूं कि एक्सेल में कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम करें या कोई भी एक बिजनेस एनालिसिस का काम करें, तो हम लोग को उसमें फार्मूला फंक्शन से ही काम कर पाएंगे। एक्चुअली कि अगर दो नंबरों को ऐड किया जाए आपस में तो उस समय भी हमें फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा। ऐसे सिंपली आप प्लस लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल एक सम की बात कर रहा हूं तो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुछ बड़े लेवल पे काम करना है तो उसमें कैसे करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ देख रहे हैं कि परफॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस। जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, जो हम लोग फाइनेंस को लेकर के बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कैसे हम लोग मतलब ग्रोथ दिखाते हैं, इंटरेस्ट कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। तो ये सभी चीज़ों करने के लिए हमें अपने आप को उसमें एक फार्मूला सेट करना पड़ेगा, फार्मूला के थ्रू काम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इतना ही बताऊंगा और आगे चलते हैं तो मैं धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को एक्सपेंड करूंगा और आपको पता चलेगी कि एक्सेल क्या है और उसमें जो हम लोग फाइनेंशियल या हो या मैथमेटिकल हो या अल्फ़ाबेटिकल को बनाना हो तो हम लोग किस प्रकार से उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल। हम लोग MS एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर किन्हीं को पता नहीं कि MS एक्सेल क्या होता है, हम लोग ओपन कैसे करेंगे MS एक्सेल को, तो आप देख सकते हैं हमारे वहाँ स्क्रीन पर उसका 3 फार्मूला है जो हम लोग खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 को क्लिक करेंगे। मतलब आपको वहां पर ऐसे स्टेप टू स्टेप जाना है। दूसरा स्टेप जो है, स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर एसेसरीज में जाएंगे और वहां पर जाकर रन मिलेगा और रन, जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो टाइप करने की ऑप्शन आएगी, वहां पर जाकर एक्सेल टाइप करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करके ओके करेंगे तो आपके सामने MS एक्सेल खुल जाएगी। तीसरा जो ऑप्शन है आपका सेम चीज ही है कि स्टार्ट पे जाए, टाइप एक्सेल इन सर्च बॉक्स। आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, जस्ट एक रो ऊपर चढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि एक सर्च की ऑप्शंस आती है। सर्च के ऑप्शंस में जाकर के वहां पर लिखेंगे एक्सेल। जैसे ही लिखेंगे तो क्या होगा कि एक्सेल आपको सर्च करके फाइंड आउट हो जाएगा और उसमें उस समय हम लोग को प्रेस द एंटर बटन, हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा एक्सेल सामने खुल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हम लोग का जो नेक्स्ट मेरा आपका, हम लोग एक्सेल को कैसे यूज करते हैं कि व्हाट इज एक्सेल यूज्ड फॉर। हम लोग एक्सेल को यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेल इज टिपिकली यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड perform financial analysis. It used to across all business function and at the companies from small to large. ये बता रही है कि हम लोग एक्सेल, हम ही लोग नहीं, मतलब एक पर्सनल यूजर तो है ही, लेकिन बड़ी से बड़ी कंपनियां भी एक्सेल को यूज करती हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनियां एक्सेल को यूज करती हैं क्योंकि उसमें फाइनेंशियल एनालिसिस को देख सकते हैं, बिजनेस फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। कंपनी कोई भी हो मतलब नहीं, लेकिन उसमें आपका जो डेटा है वो यहाँ पर सामने दिखा हुआ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो यूज करने के लायक होते हैं एक्सेल्स में। आप देखिए यहाँ पर लिखा है द मेन यूजेज ऑफ एक्सेल इंक्लूड डेटा एंट्री, हम लोग करते हैं एक्सेल में। डेटा मैनेजमेंट एक्सेल में ही करते हैं। अकाउंटिंग, मतलब हम लोग प्लस माइनस का जो भी काम करते हैं बेस्ड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अकाउंटिंग ऑलमोस्ट हम लोग एक्सेल पे करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोग ऑलमोस्ट एक्सेल पे करते हैं। चैटिंग
एंड ग्राफिंग, मतलब हम लोग चार्टिंग भी करते हैं, चार्ट भी बनाते हैं, ग्राफिंग भी करते हैं, जैसे पाइवट टेबल चार्ट इसमें आता है। एक चीज़ मैं बताऊंगा अपने वीडियो के हिसाब से। प्रोग्रामिंग भी करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM भी हम लोग कर सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट नीड टू बी ऑर्गेनाइज, मतलब जो जरूरत होता है, लास्ट का जो पॉइंट है वो है ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट नीड टू बी ऑर्गेनाइज, मतलब आपको जो ऑलमोस्ट जिस कंपनी को जो भी जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन को जो भी जरूरत होती है, तो हम लोग उसके हिसाब से एक्सेल को ग्राफ करते हैं और उस हिसाब से फंक्शन और फार्मूलाज को यूज करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी रो एंड कॉलम्स इन एक्सेल सीट, ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी रो और कॉलम्स इन एक्सेल सीट, एक एक्सेल सीट में कितना रो और कितना कॉलम्स होता है। तो सामने एक मैंने बना रखा है कि वर्जन वाइज, कितना कितना क्या आया। तो आप देखिए यहाँ पर एक्सेल 5, सबसे पहले जो एक्सेल 5 थी तो उसमें रॉ का जो कैपेसिटी था 16,384 था, कॉलम्स 256 थे, टोटल यहाँ पर आपका 4,19,043.04 ऐसा आपका ग्राफ है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे कर करके ऊपर बढ़ते गया है और एक्सेल की सीट्स और कॉलम्स में भी अंतर आए हैं। तो सबसे पहले देख लिया जाए, 5 में देख लिया, 95 में भी सेम चीज़ें हैं और यहाँ पर भी सेम चीज़ है। 16,384 आपके रो थे और 256 कॉलम्स थे और टोटल आपका जो है 41,94,304 टोटल आपका ये दोनों को कंबाइन करके होता है। आप फिर एक्सेल 2002 में देखें तो 65,536, उसी प्रकार थोड़ा सा ग्रोथ किया रो में कि 65,536 रो आए। आपको 97 में भी वही चीज़ है और 2002 में भी वही है। फिर कॉलम्स और यहाँ का भी 97, एक्सेल 97 में भी आपका 256 कॉलम्स हैं। टोटल यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा वृद्धि हो गया है, लगभग 1,67,77,716 टोटल रो और कॉलम्स को ऐड करके होते हैं। ये आपको 2002 और 97 में और आपका एक्सेल 2002 विथ एक्सपी इन सभी में और 2003 एक्सेल 2003 में इतना बराबर इक्वलिटी रखा गया है। और जैसे ही वर्जन चेंज हुआ 2007 में आते हैं, एक्सेल 2007 में आते हैं, 2007 में आप देख लीजिए रो और कॉलम का संख्या बढ़ गया है। यहाँ पर 10,48,576 आपका रो हो गया और कॉलम्स जो हो गया 16,384, टोटल 17,17,68,69,184 ऐसा कुछ करके आया है। 17,98,59,59,184 इतना टोटल को कंबाइन करके हुआ आपका ये 3 वर्जन आया, एक्सेल 10 प्लस और 2007 में। तो ये बेसिकली रॉ और कॉलम्स के साइज हैं कि कौन से कितने वर्जन में बढ़े और घटे। नेक्स्ट है एक्सेल इंटरफेस। अब मैं आपको इंटरफेस के बारे में बता रहा हूँ कि इंटरफेस क्या है। सामने देखिए हमारे जो ग्राफ में बताया गया है तो कि आपको टाइटल बार किसको कहते हैं एक्सेल के फॉन्ट में, मेनू बार किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार किसको कहते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार किसको कहते हैं, क्लोज और एग्जिट और सेल। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले है टाइटल बार। टाइटल बार दैट मीन्स कि हमारा टाइटल बार कौन सा है। तो टाइटल बार आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो यहाँ पर सामने दिख रहा है वो टाइटल बार हो गया। मेनू बार दैट मीन्स फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडोज, हेल्प, ऐसे जो सामने ऑप्शन दिख रहे होते हैं उनको हम लोग मेनू बार बोलते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार की बात करें तो स्टैंडर्ड टूल बार आप देख सकते हैं जस्ट उसके नीचे की लाइन को हम लोग जो हमारे ऊपर में ऑप्शंस खुले हैं उनको एक स्मॉल पैकेज में रखा गया है, वो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार हो गया। हमने यहाँ पर पाइपिंग किया है और एक ग्राफ करके बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान देंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार दैट मीन्स हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार हमने सारे को चिन्हित कर रखा है कि किसको किसको क्या क्या कहा जाता है और कब क्या होता है, आप ध्यान देंगे। क्लोज की बटन यहाँ पर है, एग्जिट की बटन भी यहाँ पर है। सेल दैट मीन्स पर्टिकुलर एक हमारा जो सेपरेट सीट, स्पैरेट सीट में जो होता है, सीट में जो होता है रॉ और कॉलम्स, उसको हम लोग सेल के भी नाम से जानते हैं। लेकिन सेल नेम बॉक्स आप जस्ट सेल की ऊपर की ओर देखें, एक A1 का फंक्शन होता है और दूसरी साइड में आपका FX का फंक्शन होता है। इन दोनों फंक्शन के बीच का जो A1 का फंक्शन है उसको हम लोग सेल नेम बॉक्स भी बोलते हैं। FX की फंक्शन को जो हम लोग यहाँ पर डालते हैं, जहाँ हम लोग फार्मूला पुट करते हैं, वो हम लोग फार्मूला बार के नाम से जानते हैं और सेल एडिटर के भी नाम से जानते हैं। बगल में आपका टास्क पेन है। टास्क पेन दैट मीन्स यहाँ पर आपको अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर डाल करके। ये टास्क पेन है। नीचे आपको दिख रहे होंगे सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये 3 सीट हैं तो इसको हम लोग वर्कशीट टाइप के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरफेस 2 में। इंटरफेस 2 में भी आपका और कुछ है। इंटरफेस 2 में बेसिकली कॉलम हेडर हम लोग किसे कहते हैं, आप देखते होंगे कभी भी एक्सेल सीट खोलते हैं तो अपने लेफ्ट साइड की ओर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके न्यूमेरिक नंबर डाले होते हैं, वो
कंटिन्यूसली होते हैं। और ऊपर में आप देख सकते हैं ABCD की जो फंक्शन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम हेडर, और जो 1 2 3 की संख्या में जो आते हैं हम लोग उसको बोलते हैं रो हेडर। तो ये इंटरफेस 2 में थे। नेक्स्ट चलते हैं एक्सेल इंटरफेस 3 में। तो 3 में जो है आपके सामने खुलकर फिर से आया है एक बार कि हम लोग जो एरियल है उसमें हम लोग यहाँ पर फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है। हम लोग फॉन्ट स्टाइल किसको बोलते हैं हमने डिनोट कर रखा है ऑलरेडी। एलिग्नमेंट कौन सा है, और नंबर ऑफ फॉर्मेट किसे कहते हैं, सेल बॉर्डर कौन सा है, फिल कलर कौन से हैं, और फॉन्ट कलर कौन से हैं। तो हमने इंडिकेट कर रखा है। आप इसमें से देखकर भी पहचान सकते हैं कि हमें किसको क्या कहना है और कौन सी चीज़ को क्या नाम से हम लोग जानते हैं। अब आते हैं एक्सेल के इंटरफेस 4 में। 4 में मैंने पूरा डिक्लेयर किया है कि किसे क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं फाइल टैब है, हम लोग फाइल टैब कहते हैं। क्विक एक्सेल टूल बार है, टाइटल बार है, टेल मी है, हम लोग किसको क्या कहते हैं। ये मतलब हमने वर्जन के हिसाब से ग्राफ किया है। अभी आप जो देख रहे हैं वो लेटेस्ट मॉडल जो हम लोग यूज कर रहे हैं एक्सेल उसका है, 2013 का है, और उससे पहले जो मैं दिखा रहा था वो 2007 की फिगर में था। क्विक एक्सेस टूल बार, नेम बॉक्स, फार्मूला बार किसे क्या कहते हैं आप ध्यान से देखें तो सबको मैंने डिनोट कर रखा है एरो से, और आप इससे बेहतर पहचान सकते हैं कि किसे क्या कहते हैं और किसका काम कब होता है। मैं हर एक वीडियो में आपको इसको डिक्लेयर करता चलूँगा। आते हैं नेक्स्ट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हमारे एक्सेल का। एक्सेल का अगर एडवांटेज भी है तो थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज में जैसे कि मैं दिखा दूं कि इजी टू स्टोर डेटा दिया हुआ है कि हम लोग डेटा को इजी टू स्टोर, मतलब हम लोग आसानी से डेटा को स्टोर कर पाते हैं। इन MS एक्सेल इट इज इजी टू स्टोर द डेटा, परफॉर्म द कैलकुलेशन, फॉर्मेट द सेल ऑफ एडजस्ट लेआउट टू जनरेट द output and report to share with other. Many templates make it easy to accomplish a wide range of tasks. बड़े से बड़े टास्क को हम लोग एक्सेल के थ्रू बना सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, और ये इसलिए इसको कहा जाता है इजी टू स्टोर। हम लोग बड़े से बड़े कोई डेटा को स्टोर करना हो तो हम लोग एक्सेल में अकाउंटिंग बेस्ड डेटा हो या मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड डेटा हो तो हम लोग फार्मूलाज के जरिए भी निकाल सकते हैं। बड़ी से बड़ी डेटा का उसका आंसर एनालिसिस कर सकते हैं कम समय में। दूसरा चीज़ है, दूसरा टॉपिक्स है, आप देख सकते हैं एनालिसिस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एनालिसिस जो है कहने का मतलब वो लार्ज अमाउंट डेटा कहने का होता है कि बड़ी से बड़ी डेटा, मैं पहले ही बोला कि एक स्प्रेडशीट में उसकी जो रॉ और कॉलम्स की संख्या है 10,48,576 है, 65,536 है रॉ और कॉलम्स जो चलते हैं, इतने बड़े बड़े कॉलम्स हैं। तो मतलब इससे कहीं ना कहीं आप एडवांटेज निकाल सकते हैं कि हमारा जो एक्सेल का एडवांटेज है कि बड़े से बड़े डेटा को हम लोग इनपुट कर सकते हैं और उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर फार्मूला। इसका एक चीज़ है कि हम लोग जो भी काम करते हैं फार्मूला बेस्ड होता है एक्सेल में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, etc. It provide many formula that help you to solve both simple एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। मतलब ये आपका जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल होता है, कोई बहुत बड़ा और इसमें पेचीदा चीज़ नहीं है, बस फार्मूला को ध्यान में रखना है और उसको पुटअप सही तरीके से सही जगहों पे करना है। तो हम लोग किसी बड़े से बड़े डेटा को जैसे कि एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो, हम लोग कम से कम समय में उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम लोग उसमें ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। इट अलाउ you to create the visual representation of data and information. The data can be visually displayed in the form of bar, chart, columns, chart and graphs. मतलब कि सिंपल सा बात है, जैसे हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस को करते हैं कि हमारा ये कैसे हम लोग उसको एवरेज में देख सकते हैं कि हमारा क्या था, पिछले साल इकोनॉमी कितना था, कितना बड़ा है, फाइनेंशियल इकोनॉमी कितना था, अभी कितना है। तो हम लोग उसको पाइपलाइन, चार्ट और कॉलम्स के जरिए भी कर सकते हैं कि हम लोग हर एक ईयर का उसमें बना सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं पाइवट टेबल चार्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, ग्राफ्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देख करके हम लोग बना सकते हैं। मैं सारी इस चीज़ों को वीडियो में बताऊंगा। आगे है सिक्योर। सिक्योर दैट मीन्स आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर द सिक्योरिटी। यूजर कैन बी क्रिएट द पासवर्ड विद इन एक्सेल फाइल। इसमें एक चीज़ और भी इसका एडवांटेज कि अगर हम लोग कोई फाइल को क्रिएट करते हैं तो उस सीट को, उस सेपरेट सीट को हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं कि आप उस सीट में ये चाहते हैं कि किसी और को अगर मैं ये सीट भेजूँ तो उसमें कोई चेंजेज वो ना कर पाए, सिर्फ वो देख पाए, उसमें रीड करने का परमिशन हो बट राइट करने का परमिशन ना हो, तो हम लोग वैसा परमिशन भी इस पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज।
तो डिसएडवांटेज भी हैं बहुत सारे इसके। टाइम कंज्यूमिंग है सबसे पहला कि उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा वायरसेस का इफेक्शन हो सकता है कि उसमें वायरस इफेक्शंस हो। कस्टमाइज ग्राफ्स है। फिर हार्ड टू यूज़ है, डिफ़िकल्ट टू एनालाइज है। दैट मीन्स आप देख सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग में आते हैं तो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हेन वी entering the data manually, it can be take a very long time of especially if you have lot of data of enter, मतलब बड़े से बड़े डेटा को भी है तो उसको मैनुअली इनपुट करना ही पड़ेगा आपको। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि खुद से डेटा अपलोड हो जाए, ये एक उसका डिसएडवांटेज है। वायरस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल द वायरस कैन बी अटैच टू थ्रू मैक्रोस आर मिनी प्रोग्राम दैट आर रिटर्न टू MS एक्सेल द सेपरेट सीट। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि वायरस जो होता है इसमें अटैच्ड होने का चांसेस थोड़ा होता है, जिसमें मैक्रोस एक मिनी प्रोग्राम है वो ज़्यादा इसमें इफेक्ट पहुंचाने का चांसेस रखता है। नेक्स्ट है कस्टमाइजेबल ग्राफ। दिस इज बिग डिसएडवांटेज ऑफ Microsoft Excel. It does offer a good variety of graph capability. The customization of the standard format and combination of the different data set and different type of graph and acquired and not natural। मतलब ये कह रहे हैं कि कस्टमाइजेशन जो ग्राफ हम लोग करते हैं ये बिग डिसएडवांटेजेशन है इसका कि हम लोग ग्राफ के थ्रू हम लोग बना भी सकते हैं, कैपेबिलिटी उसमें गुड वैरायटी करने का है, लेकिन बस कस्टमाइजेशन जैसे ही करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसको ज़रूरत होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग कॉम्बिनेशन को डिफरेंट टाइप ऑफ सेट द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ एक्वायर्ड टू नॉट नेचुरल। नेचुरल नहीं होता है वो हम लोग को पता चलता है कि ये 3D टेक्स्ट बेस्ड है या कस्टमाइजेबल है या पाइपलाइंस है, तो वो उसमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका हार्ड टू यूज़ MS Excel training program. It is still hard to use for some user might not get a hang of it. While it is easy create to formula and reference cell copy and paste, the data and spreadsheet become more difficult to change and मैनेज। दैट मीन्स ये हो गया कि आप MS Excel का प्रोग्राम में अगर कोई काम कर रहे हैं तो स्टिल हार्ड, उसमें आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यूजर माइट बी नोट अ गेट हैंग वन, वो कोई यूजर जो है आपका नॉट टू गेट अ हैंग ऑफ इट, वो हैंग ऑफ इट नहीं हो सकता। इट विल बी ईजी टू क्रिएट द फार्मूला, आपके लिए ईजी है फार्मूला को क्रिएट करना ईजी है, बट रेफरेंस सेल नंबर को देखना पड़ेगा और सही रेफरेंस सेल में भी आपको अपने फार्मूला को कॉपी और पेस्ट भी करना होगा। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी और रॉ और कॉलम में है और वहां से आप कोई फार्मूला को उठाकर कहीं भी पेस्ट करके आप उसका आंसर आउटपुट कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखना होगा कि आपका जो रेफरेंस नंबर है स्टार्टिंग का जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कॉलम हेडर और तो कॉलम हेडर आपको देखना पड़ेगा हमने कौन से कॉलम हेडर पे हूँ और कौन से आपका रॉ हेडर पे हूँ। तो ये दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि हम लोग कौन से रॉ हेडर को यूज कर रहे हैं और कॉलम हेडर को यूज कर रहे हैं। तभी अगर हो सकता है कि आप जैसी फार्मूला वहाँ पर C3 सेमीकोलन D3 लगा रखे हैं और दूसरे सेल में जाकर पेस्ट करें, कॉलम का नंबर हो गया H7 और आपका H9 सपोज दैट या I9 और आप वहाँ डाल रहे हैं D3 और B3, तो वहाँ फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। डिफिकल्ट टू एनालिसिस द सेपरेट शीट द एब्सोल्युटली क्रिएटिंग वन टाइम एनालिसिस द, हम लोग अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो वन टाइम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो स्प्रेड शीट डिफिकल्ट टू एनालाइज, स्प्रेड शीट को डिफिकल्ट है थोड़ा एनालाइज करना। इट बिकम problematic as the data grow and emerge over time as new रो एंड कॉलम्स। आप जब भी चाहें आप उसमें अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो आप नया रो और नया कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं, ये इसका एक एडवांटेज है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना हो कि आप रो और कॉलम जिस साइड में ऐड कर रहे हैं तो वो कॉलम कौन सा नंबर बना रहा है या कौन सा रो हेडर और कॉलम हेडर को बना रहा है। वहाँ पर हो सकता है कि आप अगर ए से पहले बना रहे तो वो ए पे बना ले या ए बी पे बना ले, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। दूसरी चीज़ें हैं कि एडेड टू न्यू वन द क्रिएटेड द डेटा ऑफ फार्मूला आर
नॉट कंसिस्टेंटली अपडेट दिस मिस्टेक लीड टू बी बैड रिजल्ट ऑफ डिसीजन। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है इसका रिजल्ट बैड हो। मैंने पहले बताया कि आपको, आप जब भी कोई नया रो और कॉलम दोनों अगर ऐड कर रहे होते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ का जो रेफरेंस नंबर, यानी कॉलम हेडर की बात करें और रो हेडर की बात करें तो वो नंबर कौन सा आ रहा है ये ध्यान रखिएगा। अगर कॉलम हेडर और रो हेडर का नंबर अगर चेंज होता है तो आपका पूरा फॉर्मूला गलत हो सकता है। इसलिए वो ये मतलब बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है कि वो मिस्टेक है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि एक आपका फॉर्मूला अगर गलत होता है तो बहुत सारे इफेक्ट्स पहुंच सकते हैं आपके काम पे। These are the advantage of disadvantage of Microsoft Excel. If you have any problem related Microsoft Office, the technical issue, feel contact our the Microsoft contact number anytime. आप कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप Microsoft से कांटेक्ट कर भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर और कुछ जानना है तो बेसिकली मैं इससे ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा था आप लोगों को कि हम लोग सबसे पहले एक्सेल को कैसे खोलेंगे, ओपन कैसे करेंगे, जो मैंने बता दिया 3 चीज़ें हैं। और इसको मैं फिर बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं दिखाऊंगा भी कैसे हम लोग ओपन करते हैं और किस किस प्रोग्राम से कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं और फाइनली हम लोग एक्सेल तक पहुंचते कैसे हैं। ये मेरा एक मुद्दा था। दूसरा था कि उसका यूज क्या है एक्सेल का, तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सेल का यूज बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल और अकाउंटिंग बेस्ड और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए और चैटिंग, पाइपिंग और ग्राफिंग के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हो गया कि एक्सेल के कितने वर्जन में कितने और रॉ और कॉलम्स कितने आए, ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि रॉ और कॉलम्स कितने आते हैं, वो मैंने सामने आपके इस डिस्प्ले पे रखा है। दूसरा चीज़ है कि हम लोग किस ऑप्शंस को किस नाम से जानते हैं, किस मेनू को किस नाम से जानते हैं, टाइटल बार कौन सा है, मेनू बार कौन सा है, स्टैंडर्ड टूल बार कौन सा है। तो मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई इंटरफेस के थ्रू मैंने कर रखा है। आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग किसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरफेस 2 में सेम चीज़ें हैं कि आप लोग जो भी मैंने हाईलाइट किया है पॉइंट को एरो मार्क्स से, तो आप उसको ध्यान से रखें कि हम लोग किसे क्या कहते हैं। सेम चीज़ें हैं। तो बेसिकली इस वीडियो से सिर्फ इतना था कि एडवांटेज डिसएडवांटेज जानना है कि हम लोग एक्सेल पे क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्किल में, और बेल आइकन्स पे क्लिक करें नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।